हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। अब यहाँ पर बात करते हैं एजुकेटिव प्रोसेस की। तो एजुकेटिव प्रोसेस होता क्या है? एजुकेटिव प्रोसेस एक डायनेमिक और मल्टीफैसेटेड अप्रोच है। मींस आप सेम टीचिंग मेथड को हर जगह हर बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और जो भी आपके लर्नर्स हैं उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर साइंस, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बुक को रीड कर लिया, आपकी जो टेक्स्ट बुक होती थी उसको आपने पढ़ लिया। उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे जिस पर आप या आपके जो कलीग्स होते थे वो सब मिलकर काम करते थे। ठीक है। उसके अलावा क्या होता था, आपको जो है केस स्टडीज दी जाती थी। ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज आपको दी जाती थी जिनसे आपको चीजों को समझने में काफी हेल्प। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस आपने बुक से रीड कर लिया, रट लिया और आप चले गए और क्वेश्चन करके चले आए। ठीक है। आप में से हो सकता है कई लोगों ने इंटर में भी अगर फिजिक्स पढ़ी होगी। ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है, ऐसा नहीं है आपने जो बुक में लिखा है बस उसको रट लिया हो गया। कई न्यूमेरिकल्स होते थे। न्यूमेरिकल्स किस पर बेस्ड होते थे? आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है आपने सिर्फ थ्योरी लर्न कर ली, उसके अलावा आप फिजिक्स लैब में भी गए होंगे, कई एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में भी आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है। तो ये सारे जो भी अभी मैंने ये एग्जांपल बताया है, इससे अब आप समझ गए होंगे कि आप जो भी टीचिंग करोगे उसमें सिर्फ एक मेथड यूज नहीं होना है, क्योंकि ये एक डायनेमिक और मल्टीफैसेटेड अप्रोच है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का टाइम टू टाइम कह सकते हैं एक तरीके से ट्रायल एंड एरर करना होगा। ठीक है। ट्रायल एंड एरर आपको टाइम टू टाइम करना होगा। जरूरी नहीं है आप जो एक मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो हर बार वही चीज इफेक्टिव हो। ठीक। बट फिर वही चीज आगे यहाँ पे लिखी हुई है। आखिर हम ये अप्रोच यूज किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम जो टीचिंग है उसको और इफेक्टिव बना सकें। ठीक है। और जो लर्नर्स का लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको भी इम्प्रूव कर सकें या मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है। और यहाँ पर फोकस क्या किया जाता है, जो भी आप टीचिंग कर रहे हो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस आपने थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर ली, बस किताबी ज्ञान गेन कर लिया हो गया हमारा काम। ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट पर हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका भी हम एक एग्जांपल देखें तो आपका, चलो एक इजी एग्जांपल आपको देते हैं, आप इजीली समझ जाओगे। आप सभी लोग मोस्टली फिजिकल एजुकेशन की फील्ड को बिलोंग करते हो जो इस वीडियो को देख रहे होगे। तो यहाँ पर क्या है, आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेले हुए हो या कभी ना कभी तो खेला ही होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं क्रिकेट या फुटबॉल। चलो क्रिकेट भी छोड़ो, हम लेते हैं फुटबॉल। अब फुटबॉल में क्या है, अकेले तो आप खेल नहीं लेते हो। ठीक है। एक टीम होती है पूरी और एक दूसरी टीम होती है, टीम ए जिसको मान लिया टीम बी। यहाँ पर क्या होता है, आप जो है बाकी टीममेट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए फिर चीजों को खेलते हो। यही नहीं कि आप सारे गोल अकेले कर लेंगे। ठीक है। कई बार आप कई जगहों पर बॉल को डिफेंड भी करोगे, पास भी करोगे।
ठीक है, फुटबॉल को। तो ये यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, टीम वर्क। ठीक है, तो सेम चीज की बात यहाँ हो रही है। ऐसा ही नहीं आप सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हो काम खत्म हो गया। फुटबॉल भी आपने खेला, बट उसके अलावा आपने कुछ स्किल्स भी सीखी जो आप दूसरी जगहों पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे टीम वर्क, और क्या हुआ आपका, डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के आप जो है कर ही नहीं पाओगे चीजों को। कहीं पर भी आप हो, हर समय तो आप खेलोगे नहीं, उसके अलावा भी आप कुछ काम करोगे, हो सकता है आप टीचिंग करोगे, आप कोचिंग करोगे। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप जैसे फुटबॉल में मान रहे हो, रेड कार्ड जब आपके रेफरी ने दिखाया तब आपको मालूम है उसका क्या सिग्नल है। ठीक है, ऐसे ही नहीं आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो कि आपको उसका रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम नहीं है, बस सीधे कूद के खेल। ठीक है, और खेलने में भी तभी मजा आएगा जब आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम। तो अब आप समझ लोगे कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट क्या होता है। सेम चीज हमारा जो नॉर्मल हम लोग एजुकेशन या कोई कोर्स करते हैं उसमें भी सेम चीज होती है। जरूरी नहीं फिजिकल एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड को अगर हम ले लें तो वहां पर कुछ स्किल्स भी हमको सीखने को मिलती हैं। ठीक है, और वो आप कैसे सीखते हो, जैसे आपने प्रोजेक्ट्स किए या केस स्टडीज करी या ग्रुप डिस्कशन किए। ठीक, तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात हुई है। उसके अलावा वही चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज तक ही चीजें यहाँ पर सीमित नहीं है। उसके अलावा आपका कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप होती हैं, सोशल स्किल भी डेवलप होती हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी डेवलप होती हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं आपने थ्योरी कर ली, रट लिया और हो गया। आपने जो नॉलेज गेन करी है, अब यहाँ पे इसका एक और अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा। हिस्ट्री की क्लास मोस्टली हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं भले ही एक दो क्लासेस अटेंड करी होंगी, किसी ने ज्यादा अटेंड करी होंगी, किसी ने कम अटेंड करी होंगी, मगर कई लोगों को हिस्ट्री की क्लास काफी बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि उनमें डेट्स लर्न करनी होती है। ठीक है, मगर यहाँ पर अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो या जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ डेट्स ही नहीं लर्न कर रहे, वो ये भी चीजों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि लास्ट जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए थे वो उनके पीछे का पर्पस क्या था। ठीक है, पर्पस क्या था, और उसके साथ साथ आगे इस तरीके की गलतियां ना हो उसके लिए भी वो अपने जो भी उन्होंने नॉलेज गेन करी है उस नॉलेज को एनालाइज करके खुद के जो क्या सकते हो, खुद के जो उनके एक्सपीरियंसेस वो आगे शेयर कर सकते हैं, या जो भी उनके थॉट्स हैं उसको आगे जो और लर्नर्स आएंगे जिनको वो आगे चल के पढ़ाएंगे उनको उसके बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा वो खुद की लाइफ में भी उन चीजों को ध्यान रखेंगे जो चीजें पास्ट में हुई थी, बट उसके आउटकम्स काफी खराब थे। ठीक है, तो ये आप एजुकेटिव प्रोसेस समझ गए होंगे कि एजुकेटिव प्रोसेस क्या चीज है, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एजुकेटिव प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब फिजिकल एजुकेशन में अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ओवरऑल पढ़ा था। ठीक है, एजुकेटिव प्रोसेस वो ओवरऑल है, वो हर जगह अप्लाई होगा, बट क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स साइंसेस, तो यहाँ पर चीजें वही हैं, बट थोड़ा बहुत तो फील्ड रेलेवेंट यहाँ पर चीजें आपके रहेंगी। इस डेफिनेशन में भी वही लिखा है कि एजुकेटिव प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन्वॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मींस ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, टू लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पर किन चीजों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग मींस
फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल, ठीक है। तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, आपकी जो मेंटल फिटनेस है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और आपको भी ध्यान देना होगा इसमें, ठीक है। और सोशल वेलनेस आपकी हो गई, सोशल फिटनेस या सोशल वेलनेस। अब यहाँ पर क्या है, सोशल वेलनेस में आप लोगों में से कई लोग इंट्रोवर्ट होंगे, कई लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे, बट जब गेम खेलने की बारी आएगी ना, तो भले ही आप कितना भी इंट्रोवर्ट रहो या एक्सट्रोवर्ट रहो, बास्केटबॉल क्योंकि टीम गेम है, आप यहाँ पर जो भी आपके अदर टीम मेंबर्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके ही गेम खेलते हो, अकेले ही नहीं खेल लेते हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमें बस यहाँ पर भी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करनी है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमें गेन करनी ही है, बट उसके साथ साथ हमको प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करनी है, ठीक है। फिर अब आगे हम लोग यहाँ पर थीमेटिक लर्निंग मॉड्यूल भी डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन का जो थीमेटिक लर्निंग मॉड्यूल है वो क्या ऑफर करता है। आप यहाँ पर आप स्टडी करते हो फिजिकल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उनकी भी आप स्टडी करते हो। सिर्फ स्टडी ही नहीं करते हो, सिर्फ ऐसा ही नहीं आपने बस थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर ली, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करनी होती है, ठीक है। थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर गेन करनी होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका फोकस किया जाता है वो होता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। आप आगे आने वाले जो भी लेक्चर वीडियोस होंगे उसमें आप ये चीज अच्छे से समझ जाओगे, बट फिर भी मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। मीन्स यहाँ पे फोकस किस पर किया जा रहा है, लर्नर पर, स्टूडेंट पर, ठीक है। तो उसको जो आपका स्टूडेंट है या एथलीट है या जो लर्नर है उसको जो है सेंटर पे रखा जाता है, और उसी को ही फोकस करते हुए, लर्नर को ही फोकस रखते हुए सारी चीजों का अरेंजमेंट किया जाता है, टीचिंग कंटेंट हो चाहे वो असाइनमेंट हो या सारी चीजें, ठीक है। तो फिर ये दूसरा पॉइंट भी आपका हो गया। यहाँ पे बताया था अभी वेरियस प्रिंसिपल्स, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं उनका यहाँ पर स्टडी उनको करना है, फिर उसके बाद में उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो चीजें होंगी ना, आप जो भी कोर्स कर रहे हो या जो भी आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल आपने जैसे बीपीएड में लिया है, ठीक है, मीन्स है क्या, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है ना, तो उससे रेलेवेंट ही चीजों के बारे में यहाँ पे नॉलेज शेयर करी जाएगी, ठीक है। और बेसिक्स पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा ही नहीं कि बस सीधा एडवांस लेवल पे पहुंच गए, ठीक है। हमने पढ़ी नहीं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और हम जंप सीधा कर गए किस पर, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पहले ये हम कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद ये। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का बेस क्या है, आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक। तो मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, बट फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो बाद में भी। उसी के आगे के ये पॉइंट्स हैं जो कंटिन्यू किए गए हैं। यहाँ पर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है वेरियस प्रिंसिपल्स का, जो कि अभी पहले भी बताया था, और उसके अलावा यहाँ पर जो टीचिंग मटेरियल डेवलप किया जा रहा है। हाँ, जब आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है ना, प्रैक्टिकल क्लासेस,
क्योंकि थ्योरेटिकल क्लासेस में भी जो भी चीजें थी वो तो डिस्कस हो गई है। प्रैक्टिकल क्लासेस में क्या ध्यान दिया जा रहा है, जो भी टीचिंग कंटेंट या कोचिंग कंटेंट डेवलप करना होता है उसमें जो लर्नर्स हैं, ठीक है, मींस हो सकता है वो आपके एथलीट्स हों या हो सकता है आपके स्टूडेंट्स हों, उनकी फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, जो भी उनका फिटनेस लेवल है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, और उनका हेल्थ कंडीशन, कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, उसको भी ध्यान में हम रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर दिया तो फिर उससे होना क्या है, आपके जो लर्नर है वो इंजर्ड हो सकते, ठीक है, या फिर अगर उनका फिटनेस लेवल उस लेवल पे नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल डिजाइन किया है वो डिजाइन किया है क्लास फोर्थ के बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आप वो चीज बता रहे हो किसको, आप किस पर वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, वो अप्लाई कर रहे हो आप बीपीएड स्टूडेंट्स पर, ठीक। तो यहाँ पर बोरिंग होने लगेंगी चीज, और ना ही उसका कुछ इफेक्टिव यूज है, ठीक है, बस वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। और आपने जो है बीपीएड का जो प्रैक्टिकल क्लासेस का शेड्यूल है वो अगर अप्लाई कर दिया क्लास फोर के स्टूडेंट्स पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही चीज जो बताई थी, बच्चों को क्या लगेगा, सबसे पहली चीज चीजें टफ लगेंगी, दूसरी चीज उनकी इंजरीज के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएंगे, मींस काफी ज्यादा इंजरी के चांसेस होंगे उनमें, ठीक। तो ऐसे और भी कई चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, ये तो मैंने सिर्फ दो ही चीजें बताई हैं। इंटरेस्ट भी उनका खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को अगर आप ट्रेनिंग दोगे और बड़ों को ट्रेनिंग दोगे तो उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, बच्चों बड़ों को छोड़ दो, बट वही है ना कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उसी के साथ साथ लेवल ऑफ फिटनेस के अकॉर्डिंग ही आपको चीजें रखनी है, और हाँ हेल्थ कंडीशंस का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब किसी को अस्थमा है और आपने ऐसी एक्टिविटी करवा दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, या फॉर एग्जाम्पल कोई लर्नर है और उसे भी हेल्थ इशू है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसे कोई, ठीक है। अब आपने जो है डायरेक्टली फिजिकल एक्टिविटी करवा दी अपने हिसाब से, ठीक है, और आपको ये चीज पता नहीं थी कि उसे जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज है कोई, तो जैसे ही वो स्टूडेंट करेगा उसको क्या होगा, उसे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये भी नहीं करना, हमें चीजों को देखना है पहले कि हेल्थ कंडीशन कैसी है स्टूडेंट की, और फिजिकल एक्टिविटी किस लेवल पे वो कर लेता है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस उसकी कितनी। तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अगले पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि आप जो भी प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है, ठीक, उस प्रोग्राम में दो चीजें हैं, एक जो जनरल एप्लीकेशन आपने किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन का, और जो पर्सनली चीजें हैं, दो लेवल पे चीजें होती हैं, ठीक है, एक तो पर्सनल इंटरेस्ट होगा और दूसरा एक जनरल इंटरेस्ट होगा, ठीक। तो हमें दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टूडेंट जो कि काफी ज्यादा ही फिजिकल फिट है आपने उसके अकॉर्डिंग चीजें बना दी, और उसका बेनिफिट सिर्फ एक बच्चे को मिल रहा है और बाकी सब उस लेवल पे फिट हैं ही नहीं, और वो भी उसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन पर ये चीजें जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करी जा रही, उससे होगा क्या,
बच्चे इंजर्ड हो जाएंगे या फिर इंटरेस्ट लूज हो सकता है, उन्हें उतना चीजें अच्छी ना लग रही हूँ, ठीक है, काफी जो है चीजें टफ लग रही हूँ, बोरिंग भी चीजें उनको लग सकती है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर बेसिक हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें, पहला है आपकी जो भी फिटनेस या ट्रेनिंग है, फिटनेस ट्रेनिंग, ठीक है, और कंडीशनिंग, ये तीनों चीज, ठीक है। अगर एथलीट्स हैं तो उनकी चीजें यहाँ पर अलग हो जाती हैं, मगर अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें या जो लोग नॉन एथलीट्स हैं, उनकी चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है, सेम सिनेरियो में। क्योंकि एथलीट्स जिस लेवल पर फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, उतना एक नॉर्मल पॉपुलेशन वाला बंदा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो नई नॉलेज आ रही है ना, नॉलेज और स्किल्स, उन पर भी ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि जो हम चीजें काफी पुरानी है हम सिर्फ वही पकड़ के बैठे हुए हैं। जो भी नई नई चीजें इवॉल्व हो रही हैं और आपके नॉलेज में आ रही हैं, उनको भी सीखना है, अप्लाई करना है। थ्योरेटिकल नॉलेज पहले, अगर थ्योरेटिकल नॉलेज है तो थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करना है, और फिर उसको हमें प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई करना है, इस पर भी हमको ध्यान देना, ठीक। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि हर कोई, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हर कोई यहाँ पर एथलीट नहीं, ठीक। और स्कूल्स में भी हर बच्चा प्लेयर नहीं है। तो मेजॉरिटी में नॉर्मल पॉपुलेशन ही है, ठीक है। उस नॉर्मल पॉपुलेशन में से ही हम कुछ बच्चों को जो है एथलीट की कैटेगरी में ला पाते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपने ये तो चीज सीख ली, बट ये नहीं सीखा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको हम किस तरीके से एक्टिविटीज करवाएं या चीजें प्रमोट करें, या एजुकेशनल कंटेंट या कोचिंग कंटेंट प्रमोट करें कि वो बहुत ही इजी वे में चीजों को कर ले जाए, ठीक है। अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं तो फिर उसको भी एक क्रिएटिव वे में हम अरेंज करें, जो टीचिंग कंटेंट है, ठीक है। या फिर खाली समय में हम किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी या फिर और भी चीजें हैं वो हम कंटिन्यू करवा सकते हैं। क्योंकि एक क्लासरूम में आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास है, ठीक, और एक आप जब अकेले हो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज है, ये चीज आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बट फिर भी जिन्हें नहीं मालूम था उनको समझाने के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। बट फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो आप बाद में भी। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है ना, उनको भी ध्यान रखना जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू हमने दिया हुआ है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा इसे, और नहीं भी पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत चीजें बुक से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि बुक्स का भी जो पर्पस होता है ना, उसका जो पर्पस है उस पर्पस का आप लाभ उठाओ, ठीक है। तो चलो, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, पहला जो पॉइंट है। अब यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, स्किल एक्विजिशन, नई स्किल्स को आप सीख रहे हो, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेक्निक्स को आप जो है समझ रहे हो, टैक्टिकल स्ट्रेटेजीज, आप स्ट्रेटेजीज बना के गेम खेलते हो। कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो, बिना स्ट्रेटेजीज के पॉसिबल ही नहीं है आप कोई भी स्पोर्ट खेल ले जाओ, ठीक। तो ये आपका स्किल एक्विजिशन हो गया। फिर फिटनेस एंड कंडीशनिंग,
डिफरेंट लेवल ऑफ फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो उस स्पोर्ट्स रेलेवेंट चीजों को ही हम यूज करते हैं फिटनेस और कंडीशनिंग में। ठीक है। और हाँ, ओवरऑल यहाँ पर जो आपका फिजिकल कंडीशनिंग होती है या फिजिकल फिटनेस होती है, उसे हम ओवरऑल लेके चलते हैं। ये बेस तो हम लेके चलेंगे ही, प्लस उसके अलावा जिन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, या जो चीजें, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग कॉमन इंजरीज होती हैं। ठीक है। तो हमें उनका भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से चीजें करें, या किस तरीके से प्री हैब एक्सरसाइजेस भी हम करें, कंडीशनिंग करें, कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ज्यादा इंजरी ना। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। यहाँ क्या है, रूल्स और स्ट्रेटजीज को बनाना है होता है। ठीक। जो कि अभी मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग रूल्स और स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। ठीक है। अगर आप इनको नहीं बनाओगे तो आप अपने स्पोर्ट्स को अच्छे से खेल नहीं पाओगे। ठीक है। और जब आप ये करते हो ना, तो आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो डेवलप हो, स्पोर्ट्समैनशिप भी डेवलप होती है आपके कॉग्निटिव स्किल्स से। ठीक। यहाँ पर आप क्या सीखते हो, एक अच्छा खिलाड़ी किस तरीके से खेलता है। ठीक। एक अच्छे खिलाड़ी को सभी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी स्पोर्ट्स वो खेल रहा है उससे रेलेवेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसको वो अच्छे से जानता है और उसके अकॉर्डिंग ही खेलता है, उसको फॉलो करते हुए। एथिकल बिहेवियर। ठीक है। एथिकल बिहेवियर भी सीखते हैं सभी जो भी एथलीट्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं। उसके अलावा रेस्पेक्ट फॉर ओपोनेंट्स। ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, होता है। और आपने देखा ही होगा कि जितने भी अच्छे एथलीट्स हैं वो हमेशा अपने ओपोनेंट्स की रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आपका ओपोनेंट ही नहीं होता तो आप कॉम्पीट किसके साथ करते। ठीक। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो ओपोनेंट है ना, वो हेल्प करता है आपकी प्रोग्रेस में। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। थर्ड है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल टफनेस। ठीक है। इतना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम एथलीट्स की बात करें, हम लोग जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसमें हम लोग काफी कितनी ट्रेनिंग करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, और टाइम टू टाइम डिफरेंट चैंपियनशिप्स या टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक मेंटल टफनेस भी डेवलप हो जाती है। ठीक है। अगर एथलीट कोई काम कर रहा है, ठीक है, और एक जो है आपका नॉर्मल पॉपुलेशन का बंदा काम कर रहा है, मींस नॉर्मल पॉपुलेशन में वो लोग आते हैं जो एथलीट नहीं है। ठीक है। जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं है। ठीक है। तो एथलीट अगर कोई भी काम को पकड़ेगा ना, और काम सेम है दोनों का। ठीक। एथलीट को भी वही टास्क मिला है, और नॉर्मल पॉपुलेशन का कोई बंदा है उसको भी कोई टास्क मिला है, जिसने कभी कोई स्पोर्ट्स ही नहीं खेला हुआ है। काम दोनों को दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर एथलीट को काम दिया गया, तो चाहे वो 10 बार हो, 20 बार हो, ठीक है, या ज्यादा अटेम्प्ट्स हो, वो इस काम को करने में पूरा अपना एफर्ट दे देगा। वहीं एक नॉर्मल पॉपुलेशन वाला बंदा मुश्किल से 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, फिर उसके बाद उसको छोड़ देगा। ठीक। तो ये पॉइंट डिस्कस किया है आपके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ये एक एग्जांपल है। बाकी आप एग्जाम में लेके आ सकते हो, बट कोशिश करो कि बुक से ना पढ़ के जाना। फिर गोल सेटिंग। यहाँ पर क्या है, गोल सेटिंग तो करी जाती है, बिना गोल सेटिंग के जो है आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। और गोल्स कहीं ना कहीं आपको ना मोटिवेट भी करते हैं कि
इसीलिए आपने देखा होगा छोटे छोटे माइलस्टोन्स हम लोग खुद ही के लिए डिसाइड करते हैं, और उसके बाद हर माइलस्टोन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर एक एथलीट की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एक नया एथलीट है, उसको ये चीज सिखाई जाती है, और जो पुराने हैं उनके लिए भी होता है, वो तो खुद ही अपना डिजाइन करते हैं। पहले आप एक टूर्नामेंट खेलोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट खेलोगे, ठीक है, फिर आप इवेल्युएट करोगे आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, फिर नेक्स्ट खेलोगे उसके अगला इवेंट, ठीक है। इसमें आपके कोच और आप खुद इवेल्युएट करते हो आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, किस तरीके से जा रही है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नेशनल इवेंट क्लियर कर लिया है, अब आप क्या स्ट्रेटेजीज बनाते हो या आपका क्या गोल है, आप आगे कौन सी इवेंट खेलोगे, ठीक है, आगे आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलोगे या फिर और भी सीरीज होती हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, डिफरेंट स्पोर्ट्स में अलग अलग चीजें होती हैं, आप कौन सी इवेंट खेलने जाओगे, फिर खेलोगे भी या नहीं खेलोगे, ठीक। तो यहाँ पे एक गोल क्रिएट हो रहा है, बट जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं उनके गोल ऑलरेडी डिसाइड होते हैं, वो खुद करते हैं या फिर उनके कोच भी उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट में आपका टीम वर्क, ठीक है। ये मैंने बताया था, टीम वर्क में क्या है, आप कम्युनिकेट करोगे, कोऑपरेट करोगे एक दूसरे को। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था बास्केटबॉल का। अब बास्केटबॉल में क्या है, आप अकेले ही नहीं सारे गोल कर लोगे, कई बार आप पास करोगे अपने जो कलीग्स हैं, जो भी आपके टीममेट्स हैं, उनको आप पास करोगे, ठीक है, एक कम्युनिकेशन बनाओगे, ठीक, अकेले ही नहीं जो है सारे गोल करके चले आओ, ठीक। फिर लीडरशिप स्किल्स भी आप डेवलप करते हो। अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक टीम कैप्टन भी होगा, ठीक है, टीम ए और टीम बी अगर है तो टीम ए और टीम बी के अलग अलग कैप्टन भी होंगे, ठीक। अगर टीम स्पोर्ट्स की हम बात करें, इसको ही सिर्फ इसी में ही नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में ले लें, तो वहां पर क्या है कि लीडरशिप मिल रही, और जो आपका लीडर होगा ना, टीम का जो लीडर होगा, उसमें भी कुछ एडिशनल क्वालिटीज होंगी, वो चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा, जो भी उनके टीम मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, ठीक। तो ये आपकी लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप हुई, ठीक है। तो आपको ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। ये 4 चीजें अब आपको क्लियर हो गई, ये 4 पॉइंट्स हैं, बुक से पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर एजुकेशनल कंटेंट, एग्जांपल ले लेते हैं हेल्थ एजुकेशन का, ठीक, या हाँ, अगर हम हेल्थ एजुकेशन को ही ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं, इंजरी प्रिवेंशन से रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं, और उसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड, एक हेल्थ से रिलेटेड, ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड कैसे, जैसे पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हो गया, ठीक। अब इंजरी प्रिवेंशन में आप क्या सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको बार बार इंजरी हो रही है, ठीक है, बार बार आपको किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स जो आप खेल रहे हो उसमें आपको बार बार सेम इंजरी हो रही है, ठीक है, तो वो क्यों हो रही, आप ये उस चीज को जानते हो या फिर समझ नहीं भी जानते हो तो समझने की कोशिश करते हो, और ये चीजें कब होंगी, जब आप पढ़ोगे, ठीक है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी तो गेन करनी है ना, बट हेल्थ एजुकेशन से थ्योरेटिकल नहीं है, पहले आपको नॉलेज गेन करनी है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकली उसको, जो भी आपने नॉलेज गेन करी है उसको प्रैक्टिकली फिर आप अप्लाई करो, ठीक है। फिर बात करते हैं थियरी एंड एनालिसिस की, वही चीज जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी है या कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो उसके पीछे क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आप अच्छे से समझते हो और उनका एनालिसिस करते हो, ठीक है, ताकि आपका जो गेम है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, जो परफॉर्मेंस है आपकी उसमें इम्प्रूवमेंट हो, या अगर आपके
लर्नर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते। तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हो, थियोरेटिकल नॉलेज या कह सकते हो एजुकेशनल कंटेंट। ठीक। फिर हम बात करते हैं असेसमेंट एंड फीडबैक की। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम पढ़ते चले गए या खेलते चले गए, टाइम टू टाइम क्या है, असेसमेंट हो रहा है या इवेल्युएशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में क्या है, इंडिविजुअल या फिर पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस है उसका इवेल्युएशन किया गया कि फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल है, यहाँ पे पूरी टीम है। ठीक। अब पूरी टीम में ये जो है इवेल्युएट किया जा रहा है कौन प्लेयर कितना अच्छा है, किसका जो है कौन ज्यादा अच्छे से पास कर ले रहा है। ठीक है। तो कौन कितने अच्छे से भाग ले रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में कौन पहुंच पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। ये इस एग्जांपल से आपको इजीली क्लियर हो गया होगा परफॉर्मेंस एवेल्युएशन क्या है। तो ये दो लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप कर सकते हो और टीम लेवल पे भी, बट मोस्टली हम लोग दोनों लेवल पर ही करते हैं, क्योंकि अगर टीम गेम खेल रहे हो तो आप दोनों लेवल पे करोगे, बट इंडिविजुअल कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है सिर्फ इंडिविजुअल लेवल। फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आपको यहाँ पर फीडबैक भी प्रोवाइड करना होता है टाइम टू टाइम। ठीक। और लर्नर्स को फीडबैक टाइम टू टाइम मिलता रहता है, जिससे कि वो जो भी चीजें सीख रहे हैं या स्किल सीख रहे हैं उसे वो अच्छे से समझ के अप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो क्लियर हो गए हैं आप लोगों के। अब आगे आते हैं इंक्लूसिव अप्रोच। अब इंक्लूसिव अप्रोच का एक एग्जांपल अगर देखें तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन है। ठीक। यहाँ पर क्या है, जो डिफरेंशियली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं आपको उन्हें भी प्रमोट करना है, स्पोर्ट्स जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उससे रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स का प्रमोशन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बिल्कुल ही फिजिकली फिट है वही खेल रहे हैं। ठीक है, जो डिफरेंशियली एबल्ड एथलीट्स या स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमें ध्यान देना है, और उनकी जो भी एबिलिटीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को डिजाइन करना है, या पढ़ा रहे हो तो कंटेंट को डिलीवर करना है, या कोचिंग दे रहे हो तो उनकी जो स्पेशल नीड्स है उनके अकॉर्डिंग ही चीजों को हमें यहाँ पर रखना है। फिर जेंडर इक्विटी, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं सभी जेंडर को। ऐसा नहीं है कि मेल मेल एथलीट्स को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, फीमेल एथलीट्स को कम दी जाएगी। फिर लाइफ लॉन्ग फिटनेस हैबिट्स पर भी ध्यान देना होगा। ठीक। यहाँ पर क्या है, एक्टिव लाइफ स्टाइल का प्रमोशन किया जाता है। एजुकेशनल सेटिंग्स से आगे ऐसा ही नहीं आपने जितना अभी तक थियोरेटिकल नॉलेज में पढ़ा, ठीक है, सिर्फ आपको उतना ही करना है, ऐसा नहीं। आपको जो है थियोरेटिकल जो आपने नॉलेज गेन करी उसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना है, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक। जरूरी नहीं आपने जो क्लास में सीखा है वही आपकी फिजिकल एक्टिविटी का फॉर्म हो, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप फिजिकली फिट रह सकते हो। एग्जाम्पल, आप सिंपली वॉक कर रहे हो, ठीक है, या आप घर का कोई सामान जो है मार्केट से जो है घर तक ले आए जिसका वेट ज्यादा था। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, मीन्स आप फिजिकली फिट कैसे रह सकते। फिर हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ को ऐसा नहीं है कि बस आप 2 साल फिट रहे उसके बाद बिल्कुल ही आपने अपनी हेल्थ खराब कर दी। ठीक है। आपको अपनी हेल्थ को पूरी लाइफ टाइम मेंटेन कैसे करके रखना है इसके बारे में भी खुद भी सीखना है, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना। फिर थियरी एंड एनालिसिस, जो इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात करी थी कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो उसके पीछे क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हो रहे हो उसको आप काफी अच्छे से पढ़ते भी हो और उसका एनालिसिस भी करते हो। ठीक है। ताकि आपकी जो
परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो सके, अगर आप इम्प्रूव करना चाहो, और जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उन्हें आप इजीली समझ सको। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नोट है, नोट है तो इग्नोर नहीं करना है इसको, ध्यान देना है इसको। ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में लेकर के आ सकते। ठीक। हम्म। तो जो एजुकेटिव प्रोसेस है, ये सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज तक ही सीमित नहीं है, मीन्स क्लासरूम तक ही ये सिर्फ सीमित नहीं है, ये और भी कई जगहों पर अप्लाई होता है। ठीक है। तो ओवरऑल ये जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आप गेन कर रहे हो या बाकी चीजें, तो यहाँ पर ना कोई भी बंदा है तो उसका ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। सिर्फ क्लासरूम तक ही आपका एजुकेटिव प्रोसेस सीमित नहीं रहता। फिर उसके अलावा डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन एजुकेटर्स लर्नर एंड कंटेंट, वही चीज जो पहले बताई थी कि एजुकेटिव प्रोसेस जो होता है वो फिक्स नहीं है। एक, आपको चीजें स्विच करनी पड़ेंगी, आपको लेक्चर से कई बार कोचिंग की तरफ स्विच करना होगा। ठीक, एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर कोचिंग से भी आपको कई बार जो है मेंटोरिंग की तरफ स्विच करना होगा। ठीक है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। कई बार आपको ट्रेनिंग की तरफ जाना होगा। ये मैं आपको प्रीवियस एग्जाम वही चीजें बता रहा हूँ जो अभी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। जब आप बुक से भी पढ़ोगे आप अच्छे से ये चीजें समझ जाओगे। तो आपको यहाँ पे स्विच करना है, कुल मिला के ट्रायल एंड एरर है। ठीक है। बट ये आखिर हम कर किस लिए रहे हैं? ये हम सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें कर इसलिए रहे हैं ताकि जो आप चीजें पढ़ा रहे हो ना उसका आउटकम हो, और वो काफी ज्यादा समय तक लर्नर के लर्नर ये लर्नर है, और इस लर्नर के दिमाग में ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा समय तक रहें, वो उसे इजीली समझ जाए। रट्टा नहीं मारना है उसे, चीजों को समझना है। जो नॉलेज गेन करी है उस नॉलेज को गेन करने के बाद नई एक सिचुएशन या नई लर्निंग जो भी करने अगर वो जा रहा है या नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो वो वहां उसे अप्लाई किस तरीके से कर रहा है। ठीक है। तो वैसे तो ये लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसको और सिंपलीफाई किया जा सकता। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल ही सिंपलीफाई करके आपको चीजें बताई हैं। तो डाउट अब इसमें होना नहीं चाहिए आपको, बट फिर भी अगर है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो। बट उससे पहले कोशिश करना कि 2-3 बार कम से कम, मेरे अकॉर्डिंग तो कम से कम आप 4 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके पहले देख के फिर समझना। तब भी नहीं आए तब मुझसे पूछना। ठीक है। और कोशिश करना कि नोट्स बना लो। फिर अभी तक हम लोगों ने जो की पॉइंट्स पढ़े थे एजुकेटिव प्रोसेस के, वो पढ़े थे फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग। बट जब आपसे पूछा जाएगा कि जो जनरल है वो क्या, जनरल जो की कंपोनेंट्स हैं एजुकेटिव प्रोसेस के वो बताओ, तब आप ये सारे पॉइंट्स बताओगे। ठीक है। कई चीजें सिमिलर होंगी या हो सकता है कुछ नया हो, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस फर्क क्या है कि फील्ड टू फील्ड थोड़े बहुत वेरिएशन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा वेरिएशन अलग हो गया। ठीक है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अलग वेरिएशन होगी, मगर चीजें सेम है। ठीक है, ज्यादा चीजों में डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ठीक है। और गोल्स और ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर सेट किया जाता है। ठीक है, ताकि लर्निंग प्रोसेस हो सके।
ये नहीं कि हमें पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन और हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। एक जो भी आप गोल लेके, गोल और ऑब्जेक्टिव आपने बनाए हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो आपका लर्निंग प्रोसेस है उसमें वो हेल्प कर सके। फिर करिकुलम डिजाइन, ऐसा नहीं आपको कुछ भी पढ़ा दिया गया, जब मन आया तब पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया। ठीक, एक प्रॉपर एक करिकुलम होता है, एक कोर्स होता है, एक कोर्स स्ट्रक्चर होता है। उस कोर्स स्ट्रक्चर के ही अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। ठीक है, और इस करिकुलम को डिजाइन ऐसे ही किया जाएगा कि सेमेस्टर 1 में आपको क्या सिखाना है, फॉर एग्जांपल आप बीपीएड या एनपीएड में हो तो सेमेस्टर 2 में क्या सिखाना है, सेमेस्टर 3 में क्या सिखाना है, सेमेस्टर 4 में। तो हर सेमेस्टर का जो कोर्स करिकुलम है वो डिफरेंट होगा एक दूसरे के। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि अब आप ये इजीली समझ गए होंगे। और हाँ, यहाँ पर जो भी आपकी एक्टिविटीज या जो टीचिंग कंटेंट है, ठीक है, और जो भी टाइम टू टाइम आपके टेस्ट लिए जाते हैं, वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बीपीएड का जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अगर देखें बीपीएड या एमपीएड का, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, या तो आप टीचर बनोगे फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है, या तो आप कोचिंग दोगे किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के, ठीक, या फिर आप आगे हायर एजुकेशन परसू करोगे, आप पीएचडी कंटिन्यू करोगे, कुछ नई चीजों को सामने लाओगे, कुछ नए टीचिंग मेथड, हो सकता है कुछ आप नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करो, हो सकता है आप नए जो है कोचिंग मेथड्स को डेवलप करो। तो ये सारी चीजें आप इधर करें, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, आपका बेस तैयार किया जा रहा है, कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने के लिए कोर्स करिकुलम को डिजाइन किया गया। ठीक है, फिर एक 2 पॉइंट हमारे हो गए हैं, फिर तीसरा है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज भी हमें यूज करनी होती हैं। कभी हमने लेक्चर दे दिया, ठीक है, कभी हमने जो है मेंटोरिंग कर दी। तो इस तरीके से डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज किया जा रहा है। हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीजों को चेंज कर रहे हैं, या फिर आप जो चीज पढ़ा रहे हो वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को पढ़ाओगे सिंप्लीफाई करके, अगर स्टूडेंट्स बिगनर। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं। फिर बात करें एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन में क्या है, यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम टास्क दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स दे दिए गए, ठीक, लेक्चर आपको, फॉर एग्जांपल आप लोगों से बोल दिया गया कि आपको जो भी अभी तक पढ़ाया गया है, अब आपको लेक्चर प्रिपेयर करना है और क्लास में उसकी टीचिंग करनी, या आपको कोचिंग देनी है प्रैक्टिकल क्लासेस जिस भी स्पोर्ट्स के आप। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन में, या फिर आपको जो है केस स्टडी दे दी गई, आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया गया, उसके बाद केस स्टडी। अब वहां पर आप ने जो भी नॉलेज गेन करी है, उस गेन्ड नॉलेज के अकॉर्डिंग आप केस स्टडी पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब यही है कि आपको एक्टिवली चीजों में पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि टीचर आए क्लास में प्रवचन सुनाया काम खत्म, नहीं।
इसका और एक अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, कई बार टीचर्स आपसे क्लास में क्वेश्चन भी पूछते हैं और एनकरेज करते हैं आपको कि आप उनके आंसर दो, भले चाहे वो गलत हो या सही। तो ये इसी को ही बोल रहे हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। इतने सारे एग्जांपल्स जो आपको दिए हैं, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता क्या है। ठीक है। फिर फीडबैक एंड असेसमेंट, ये टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेमेस्टर फर्स्ट में हो और सेमेस्टर फोर्थ तक आपका कुछ पेपर ही ना हुआ हो, और आपको डायरेक्ट दे दी गई बीपीएड या एमपीएड की डिग्री। आप कैसे पता चलेगा? आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं है। तो ये जो असेसमेंट और फीडबैक हैं, ये टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, ताकि जो अभी लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना कि इवेल्युएशन, ठीक, मीन्स आपके एग्जाम हुए, फॉर एग्जांपल मिड सेमेस्टर हो गए, ठीक, आपके कुछ असाइनमेंट दे दिए गए, उसके अलावा आपको टीचिंग प्लान दे दिया गया, कोचिंग प्लान दे दिए गए। ठीक है। तो ये क्या है, आपको टास्क दे दिए गए, फिर उसका असेसमेंट हुआ, कुछ मार्क्स हो सकता है उसमें रखे गए हो, ठीक है, या ग्रेड्स हो। तो ये सारी चीजें क्यों कर रही जा रही हैं? ताकि आप जब चीजों को करोगे ना, तो कोई कुछ ना कुछ आप उससे सीखोगे, या तो आप नॉलेज गेन करोगे, या तो आप स्किल गेन करोगे। ठीक है। और आप उन चीजों में कॉन्फिडेंट भी रहोगे। ठीक है। फीडबैक में क्या है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में, जहां पर आपकी चीजें वीक हैं या जिन चीजों पर आपको काम करना है, वहां पर जब आपको आपके एजुकेटर्स बताएंगे, तो फिर आपका ध्यान उन चीजों पर जाएगा जिन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा था, तो उनको भी आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है। फिर बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की। यहाँ पर जो आपके टीचिंग मेथड्स है ना, उनको हमें चेंज करना पड़ेगा, और जो आपका टीचिंग कंटेंट है उसको भी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरीके का है। ठीक है। अब एनाटमी एंड फिजियोलॉजी थोड़े से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लगते हैं, मतलब एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का, स्पेशली किसके लिए, हम फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं। ये सिर्फ शुरुआत में लगता है, शुरुआत में जब तक पढ़ा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से पढ़ के इसको आए नहीं होते हैं, शुरुआत में लगता है, बट जब धीमे धीमे उसको पढ़ने लगते हैं ना, तो फिर सब चीजें इजी हो जाती हैं। तो यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी। अब एक और इसको और अच्छे से समझा सकते हैं अडेप्टेबिलिटी को। आप गए क्लासरूम में, ठीक, आपने जो है सिर्फ चौक उठाई और थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बना दी, और बता दिया ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, कथा के तरीके आपने सुना दिया, और चले आए क्लास से बाहर। ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स ने लर्न नहीं किए, उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स ने लर्न किया है। ठीक है, कुछ ना कुछ लर्निंग हुई। मगर जब आप सेम चीज, आपने वीडियोस का यूज किया, ठीक है, एनिमेशंस का यूज किया, इमेजेस का यूज किया, उसके बाद आपने जो है चीजों को पढ़ाना स्टार्ट किया, प्रैक्टिकली बच्चों को चीजें दिखाई। ठीक है, जो मॉडल्स होते हैं या कह सकते हो, आपने कैडेवर दिखा दिया, जाके बच्चों को ले गए जहाँ पर कैडेवर अवेलेबल था, वहां पर जाके जब बच्चे सीख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है, उसे टच कर रहे हैं, मसल्स को टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो तब वो ज्यादा अच्छे से चीजों को समझेंगे इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मेथड। ठीक है। तो हमें चीजों को अडेप्ट भी करना है यार। ठीक है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। फिर
जस्ट अ मिनट। फिर बात करते हैं हम लोग इंक्लूसिव प्रैक्टिस की। ठीक है, यहाँ पर हमें हमने जो भी पहले भी बात करी थी कि हमें देखना है कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स को, मतलब स्टूडेंट्स का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरीके का है। ठीक, और करंट सिनेरियो में क्या, अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे देखें तो क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि आपने जो है 50 साल पुराना कोर्स करिकुलम डिजाइन था, आप उसको आज भी पढ़ाते चले आ रहे हो, जिसकी बाहर कोई नीड ही नहीं है। बाहर कोई नीड मीन्स जब वो जॉब करने जा रहे हैं तब वो चीजें उनके लिए यूजफुल ही नहीं है। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें चीजों को अडेप्ट भी करना पड़ेगा, जैसे लास्ट पॉइंट एडेप्टेबिलिटी वाला हम लोगों ने पढ़ा था। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स की क्या एबिलिटीज है, उनके अकॉर्डिंग हमें चीजों को ध्यान देना है। या अगर हम कोचिंग की बात करें तो एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही हम स्टूडेंट्स को कोचिंग देंगे। और अगर थियोरेटिकल नॉलेज की बात करें तो उनकी क्या एबिलिटीज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उन्हें पढ़ाएंगे, वो कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर फोकस हमें करना है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में। और वो कैसे हो सकती हैं, वो हो सकती हैं एनालिसिस के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के थ्रू, और इंडिपेंडेंट थॉट्स के थ्रू। ठीक है, अगर इसको हम देखें, इसका एक कॉमन एग्जांपल आपका क्या है, इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है आपकी केस स्टडीज का क्लासरूम में डिस्कशन। आपने पहले नॉलेज इंपार्ट कर दी, उसके बाद में आपने केस स्टडीज रखी, ग्रुप्स बना लिए, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बना लिए। उसके बाद में उस पर्टिकुलर केस स्टडी पर डिस्कशन स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन में क्या है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दी जाती है स्टूडेंट्स को कि वो जो भी उनकी लर्निंग है उसको वो रिफ्लेक्ट कर सकें। ठीक है, उन्होंने क्या जो है अपने आप में भी स्ट्रेंथ्स को, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको उन्होंने खुद भी एसेस किया हुआ, उनकी क्या वीकनेस थी, और उन्होंने क्या गोल्स सेट करे हैं इम्प्रूवमेंट को लेकर। ठीक है, तो ये चीज है रिफ्लेक्शन। और ये चीज कब होगी, ये चीज तब होगी जब पहले उन्होंने, आपने उनको नॉलेज इम्पार्ट करी है, या फिर उनके पास जो नॉलेज है, उन्होंने जो भी नॉलेज गेन करी हुई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चीजों को पहले एनालाइज किया, एसेस किया। ठीक है, फिर जो भी उसके आउटकम्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर गोल को सेट किया। होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपने बस उस किताबी ज्ञान ले लिया और आपका कल्याण हो जाना है। आपको इमोशनल स्किल्स पर भी फोकस करना है, सोशल स्किल्स पर भी फोकस करना है। ठीक है, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देना। ठीक है, खाली यही नहीं बस रट के चले आए और उसके बाद बस क्लासरूम में उसको डिलीवर कर दिया जो भी आपका प्रवचन था। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये जो है उतने आपको टफ लग रहे होंगे। वैसे भी ये जो लैंग्वेज है वो काफी सिंपल लैंग्वेज। ठीक, तो इतने में किसी को प्रॉब्लम वैसे होगी नहीं, बट फिर भी अगर हो, रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना। फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में क्या है, यहाँ पर हम जो भी नए नए टूल्स हैं उनको यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारे लर्नर्स हैं
उनकी लर्निंग को हम इंक्रीज कर सकें। ठीक है, मीन्स लर्निंग को हम सिंप्लीफाई कर सकें, उनकी जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करके समझा सकें। ठीक, और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम इसका लें, ठीक है, देखो पहले, उससे पहले ये इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं अगर पढ़ोगे भी तो, दो चीजें यहाँ पे लिखी हैं। मीन्स टूल हम लोग यूज किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ा सकें, उसके अलावा प्रोवाइड कर सकें कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, वो आप तक उसकी पहुंच आसान बनाने के लिए। ठीक, अब सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम ले लें, अभी अभी का हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अभी आप लोगों को जो ये क्लास देख रहे हो आप लोग, क्लास बोल लो या लेक्चर बोल लो, तो ये आपको किस पर मिला है, यूट्यूब पर, और वो भी कैसा मिला है, रिकॉर्डेड। ठीक, अब अगर आप क्लास में होते हो, ऑफलाइन क्लास में, तो वहां क्या है, क्लास में टीचर आए, उन्होंने आपको चीजें एक बार पढ़ाई, ठीक है, उसके बाद टाइम खत्म हुआ, चले गए। आपको समझ में आया तो एक दो बार आपने पूछ लिया, बट अगर आपको नहीं समझ में आया, कई स्टूडेंट्स ऐसे अभी भी हैं जो डरते हैं टीचर्स से पूछने में, या हेजिटेशन होता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक चीज और आसान हो गई कि मैंने यूट्यूब पर अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसको अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट उस लेक्चर को कितनी भी बार रिपीट कर सकता है। ठीक है, कई लोगों को जो है काफी ज्यादा स्पीड में चीजें समझ में नहीं आती हैं जब टीचर पढ़ाते हैं, तो उनके लिए भी आसान हो गया, वो उसे और स्लो करके और जो स्पीड है उसको और स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में चीजें नहीं समझ में आती हैं, वो 2x पर लगा के जो भी ये लेक्चर है उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और स्पेशली हमारी जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस की फील्ड है उसमें। ठीक है, फिर लाइफ स्किल्स की अगर हम बात करें, तो आपको लाइफ स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी, जैसे कम्युनिकेशन, ठीक, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी, ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आपको इन स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा, और ये चीजें आप आपको हो सकता है कि इसको बहुत ज्यादा ध्यान से ना समझ पा रहे हो, या नहीं भी ध्यान दिया उन सारी चीजों में, बट ये कहीं ना कहीं डेवलप हो रही हैं। जब आप जैसे ऑफलाइन आप बीपीएड और एमपीएड कर रहे हो, तो अपने कलीग्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई इवेंट हुआ तो टीम वर्क में ही आप काम कर रहे हो, और अडेप्टेबिलिटी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को अडेप्ट करके काम कर रहे हो। ठीक है, तो कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है, एक माइंडसेट बना लेना चाहिए स्टूडेंट्स को भी, ठीक है, और टीचर्स को भी इस माइंडसेट पर काम करना चाहिए। एक ऐसा मतलब ऐसे बच्चों को समझाना ही चाहिए, क्योंकि और एक्चुअली में ये जरूरी भी है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्पेशली अपनी फील्ड में है। ठीक है, अगर आपको ग्रोथ अपनी करनी है, तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी पड़ेगी, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे अपनी डेवलपमेंट चाह रहे हो या पर्सनल लेवल पे। ठीक, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल, दोनों लेवल पर आपको काम करने की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करोगे। एग्जाम्पल, आप अभी बीपीएड पढ़ रहे हो, जो बीपीएड वाले स्टूडेंट हैं, फिर आप कहाँ किस पर शिफ्ट हो गए, एमपीएड पर, और जो एमपीएड वाले स्टूडेंट है वो किधर शिफ्ट हो गए, पीएचडी पर, और जो पीएचडी वाले हैं वो किस पर शिफ्ट हो गए, पोस्ट पीएचडी पर।
तो ये क्या है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट इसके बाद एंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं, इन माइलस्टोन्स को आप जो है अचीव करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी कि कंटिन्यूअस लर्निंग क्या है। और इसके अलावा भी सिर्फ इतना ही नहीं, आप साइड से कई सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो, जो आपकी कई अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपके जैसे CSM वगैरह हो गए। अगर आप इंडिया लेवल पे बात करोगे, मतलब कुछ एडिशनली आप कुछ सीखना चाह रहे हो, तो आपका जैसे NIS से रिलेटेड आपने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लिए, ठीक है, या फिर आपने मूक कोर्सेज कर लिए। मूक से मुझे याद आया, आप में से कई लोगों ने ना कमेंट नहीं किया है कि आप लोग जानते थे मूक्स या नहीं जानते थे। ठीक है, नहीं जानते थे तो भी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट पे बताना जरूर। ठीक है, और नहीं भी अगर जानते हो तो गूगल पे जरूर देखना। अगर वो भी मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो की कंपोनेंट्स हैं एजुकेटिव प्रोसेस के, इसमें आप लोगों को ज्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक, अब देखो, मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली इसीलिए तो कर रहे हैं ना, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो सके, या जो भी वो लर्न करना चाह रहे हैं जिसलिए वो कोर्स में उन्होंने एनरोल किया है, उस कोर्स को वो जो भी उनकी टारगेट सेट किए गए थे कि आप फॉर एग्जांपल बीपीएड से क्या सीख रहे हो, तो बीपीएड से आप ये सीख रहे हो कि आप टीचिंग कैसे दे सकते हो क्लास 10th तक के बच्चों को, या फिर आप कोचिंग कैसे दे सकते हो क्लास 10th तक के बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब ये तो पता है कि मैंने ये कोर्स करना है तो मुझे इन दोनों चीजों की नॉलेज हो जानी है। ठीक, फिर अब यहाँ पर आप ये टीचिंग या कोचिंग दोगे तो इसमें भी कई सारे टीचिंग मेथड्स का आप यूज करोगे। ठीक है, तो टीचिंग मेथड्स का यूज किस लिए हो रहा है, ताकि आप जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हो बच्चों के साथ, वो इजीली बच्चों को समझ में आए उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और टीचिंग मेथड स्टूडेंट को किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, जो भी उन्हें टीचिंग प्रोवाइड करी गई है उसमें वो मास्टर कर। ठीक, मीन्स आपने उन्हें कुछ भी सिखाया है या जो भी उनका कोर्स करिकुलम है उसमें वो मास्टर्स करते हैं। ठीक, मास्टर्स मीन्स उसे वो अच्छे से समझते हैं, अच्छे से, अगर प्रैक्टिकल चीज है तो वो अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, थियोरेटिकल चीज है तो वो अच्छे से उस चीज के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, जब उन्होंने नॉलेज गेन कर ली ना, उसके बाद यहाँ पर वो ये जानते हैं कि किस तरीके से जो उन्होंने नॉलेज गेन करी है उसको यूज करते हुए अगर कोई एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको वो सॉल्व कर सके। कोई नया चैलेंज अगर क्रिएट हो गया तो उसे वो कैसे सॉल्व कर सके। ठीक है, क्योंकि अब कोई भी अगर चैलेंज होता है ना तो वो बिल्कुल सिंपल ही नहीं होता है, नहीं तो वो चैलेंज ही ना रहता। टाइम टू टाइम चैलेंज भी चेंज होता है और इंटीग्रेट होता है कई सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है,
फिर दूसरा नोट यहाँ पर एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। दूसरी चीज यहाँ पर है, स्टूडेंट को सॉरी एजुकेटर्स को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टीचिंग मेथड ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, और जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है। लर्निंग आउटकम क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड को यूज किया जाएगा। ठीक। और स्विच यहाँ पे हमें करते रहना है, ये नहीं कि बस एक चीज मैंने आज फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड सीख लिए तो जिंदगी भर मुझे लेक्चर मेथड ही देना है। कई बार चीजें स्विच होंगी, कभी ट्रेनिंग पे स्विच करना पड़ेगा, कभी कोचिंग पे करना पड़ेगा, कभी कंडीशनिंग पे करना पड़ेगा, कभी मेंटोरिंग पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक तरीके से ट्रायल एंड एरर है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि इफेक्टिवनेस कितनी जा रही है। ये नहीं आए बस प्रवचन दे दिया और बस चले गए, जो हमारा मन हुआ बस वही कर लिया। और इफेक्टिवनेस कब पता चलेगी, जब आप चीजों को इवेल्युएट करोगे। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो एजुकेटर्स हैं उनको ध्यान किस पर, सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है, लर्निंग आउटकम्स पर। ठीक है। जो भी उन्होंने टीचिंग प्रोवाइड करी है तो उसके क्या लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं चीजों को पढ़ने या समझने के बाद। ठीक है। और स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे आज से 10 साल पहले कुछ और थी, इस समय कुछ और है, आज से आने वाले 10 सालों बाद कुछ और आज हो जाएगी, फिर उसके आने वाले 10 सालों बाद कुछ और रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और लर्निंग एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। ठीक है। अब लर्निंग एनवायरनमेंट चेंज भी होगा कैसे, फॉर एग्जांपल पहले मैंने क्लासरूम में टीचिंग देनी स्टार्ट करी ऑफलाइन, फिर मैं अब कहाँ स्विच कर गया, मैं स्विच कर गया ऑनलाइन लाइव क्लास में। ठीक है। उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम होने लगी कि वो टाइम पे नहीं अटेंड कर पाते थे, या इतने बेसिक लेवल पर उन्हें टेक्नोलॉजी या टूल्स को यूज करने की नॉलेज नहीं थी। ठीक है। तो मैं अब कहाँ स्विच कर गया, यूट्यूब पर, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया और उसके बाद में उन्हें पोस्ट कर दिया। तो अब कोई भी स्टूडेंट किसी भी समय किसी भी टाइम पर वीडियोस जो भी रिकॉर्डेड है उन्हें देख सकता है। ठीक है। और हर चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं और उनके बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है। तो ये तो खैर अलग चीज है। अब इसके आगे का प्रोग्रेशन क्या हो सकता है, इसके आगे का प्रोग्रेशन ये हो सकता है कि मैं अपने पेड कोर्सेज लॉन्च कर सकता हूँ आगे। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है कि हमें सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। कब किस समय कितना स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंग आपको लर्निंग एनवायरनमेंट भी चेंज करते रहना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि बहुत ही नई चीज है या बहुत ही अलग चीज है। ये बस यहाँ पर फोकस क्या किया गया है, अब फोकस शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर टीचर सेंटर्डनेस से लेके लर्नर सेंटर्डनेस की तरफ। ठीक है। तो इसमें अब आप लोगों को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, लर्निंग आउटकम फॉर एग्जाम्पल एक मैथ्स की हमने इक्वेशन दे दी है, उसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये हमारा लर्निंग आउटकम है। ठीक। अब लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, ये दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है।
एक क्लास मैंने उठा ली। मेन गोल है हमारा लर्निंग आउटकम कि कॉम्प्लेक्स मैथ्स की इक्वेशन को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकें। लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर क्या हो गया आपका, जो क्लास हमने एक ली, हो सकता है वो 10 डेज की भी हो सकती है या 20 डेज की भी हो सकती है। वहां पर एक हमने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी उसकी सेट करी, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर हमने स्टूडेंट्स रख दिए। ठीक है, 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब टीचिंग मेथड क्या हो गया, गाइडेड इंस्ट्रक्शन। पहले तो बेसिक नॉलेज ही दी, ठीक है, उसके बाद चीजों की मॉडलिंग करी, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को मौका दिया गया कॉन्सेप्ट को समझने का। उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपने क्वेश्चन पूछे या जो उनके डाउट्स थे उसको क्लैरिफाई किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो है ना, उन्होंने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी, जो भी क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक। तो ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि किस तरीके से चीजों को हम गेन करें। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो है असेसमेंट लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं उन्होंने कितना समझा। ठीक है। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। लर्निंग आउटकम हमने क्या सेट किया, आपका कॉम्प्लेक्स मैथ्स इक्वेशन, ठीक, हम सॉल्व कैसे करें, ये हमने सेट किया। उसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, हमने एक ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर एक क्लास ऑर्गेनाइज करी, जहां पर 20 स्टूडेंट या फिर 30 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट हमने लिमिट सेट कर ली। ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कितने डेज की हो सकती है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ्स की हमने रख ली। ठीक। अब यहाँ पे टीचिंग मेथड क्या इन्वॉल्व हो रहा है, पहले हमने चीजों को समझाया। ठीक है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने उनको दी। फिर उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछे और उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर किए गए। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया गया, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस उनको प्रोवाइड किए गए। ठीक। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका एक हमने छोटा सा टेस्ट या एक एग्जाम रख दिया। अब उस एग्जाम में क्या हुआ, हमने चीजों को इवेल्युएट किया कि किस स्टूडेंट की लर्निंग कितनी हुई है और कितना इफेक्टिवली वो चीजों को अप्लाई कर पा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको वो कितना इफेक्टिव तरीके से यूज कर पा रहा है और अप्लाई कर पा रहा है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें अभी यूट्यूब वाला दिया था, ये एक दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर आपको करते रहना है, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से आप चीजों को करके ले जाओ। ठीक है। और लास्ट में ये आप देख रहे हो एक छोटी सी टेबल है, ये एक एग्जाम्पल है कि लेक्चर मेथड किस तरीके से होता है। ठीक है। और डायरेक्टेड डिस्कशन कैसे होते हैं और गाइडेड इंस्ट्रक्शन किस तरीके से होते हैं। ठीक है। और ये टीचिंग अप्रोच, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, आगे आप लोग पढ़ोगे टीचर सेंटर्डनेस के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं और लर्नर सेंटर्डनेस का भी एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल लर्नर सेंटर्डनेस का है, ये आपका फील्ड वर्क और
जैसे इंटर्नशिप हो गए आपके, ठीक है, असिस्टेंट शिप्स वगैरह हो गए, तो ये एग्जांपल है। आप इजीली समझ जाओगे इसे आगे आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना है। कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है। फिर भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव फन।